डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि चुनाव की विभिन्न प्रणालियां क्या हो सकती हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस लेसन की पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले इसका पहला भाग देखें और फिर दूसरे भाग को देखें। अगर पहला भाग नहीं देखा है तो उनको ये दूसरा भाग नहीं समझ आएगा। इस वीडियो में हम निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण के विषय में पढ़ेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई आते हैं, वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़े वर्ग थे और इन वर्गों का विकास बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को आरक्षण मिलना चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को आरक्षण दिया गया है। हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट है, जिसे हम एससी कहते हैं, उसके लिए विभिन्न नौकरियों में 26.7% सीटें हैं। एसटी, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके लिए 14.9% सीट हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 7.4% सीट्स हैं और बाकी सब के लिए जो बच जाते हैं उनके लिए 51% सीट है। तो सरकार ने सोचा कि जो चुनाव होते हैं उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए और उनका जो उम्मीदवार है वो आरक्षित समुदाय से होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस बारे में पता था और उन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी के लिए जो प्रतिनिधि है उनके लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई ट्राइबल समाज से चुनाव में खड़ा हुआ है, आदिवासी समाज से खड़ा हुआ है, तो क्या केवल उसी समुदाय के लोग ही उसको वोट करेंगे? तो अगर केवल उसी समुदाय के लिए वोट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या पृथक निर्वाचक मंडल बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है। तो सरकार ने सोचा कि संविधान सभा ने सोचा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को बनाया जाए। तो निर्वाचन क्षेत्र में कुछ उम्मीदवार ऐसे होने चाहिए जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के हों, लेकिन जो वोट है वो उनको सभी लोग डाल सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के बजाय उन्होंने सीटों को आरक्षित कर दिया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। भारत में के मानचित्र में आपको ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र दिखाए गए हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव में 543 सीटें हैं और आपको ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से एससी और एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र दिखाए गए हैं।
हमारे देश में लोकसभा चुनाव के अंदर 543 सीटें होती हैं, जिसमें 131 जो हैं वो आरक्षित होती हैं। 84 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट मतलब एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं, और 47 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। तो एससी एसटी के समुदाय के विकास के लिए चुनाव में इन सीटों का आरक्षण किया गया। तो जब भी सीटों का आरक्षण होता है तो सभी व्यक्ति उनको वोट डाल सकते हैं। तो यह नहीं है कि केवल उनको विशेष समुदाय के लोग ही वोट डालेंगे, जो आम जनता है वो भी इनको वोट डाल सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो है इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत। यह परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करना, उनका निर्माण करना। जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। परिसीमन आयोग जो है लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है और विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। और एससी एसटी रिजर्व्ड सीट्स के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण करता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में सीटों का आरक्षण भी किया गया है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में एससी और एसटी अधिक हैं, उन सीटों को एससी और एसटी के लिए आरक्षित करता है। तो यह जो परिसीमन आयोग है, ये चुनाव आयोग के साथ विभिन्न सीटों का आरक्षण करता है और लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। अब आप लोगों को पता है हमारे देश में महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। महिलाएं जो हैं वो बहुत पीछे थीं, क्योंकि उस समय जेंडर बायस बहुत ज़्यादा था, लिंग भेदभाव बहुत अधिक था। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता था, महिलाओं की शिक्षा की ओर कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी बहुत कम है। जब हमारे लोकसभा के चुनाव 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उस वक्त महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 11% था, और जब हमारे 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, उस वक्त वुमेन रिप्रेजेंटेशन केवल 14% था। तो महिलाओं की आपको पता है महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। तो सरकार ने सोचा कि महिलाओं को भी चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। आपको पता होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की 10% भागीदारी है, लेकिन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। सितंबर 12, 1996 में
यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ उस समय नेता थे HD देवेगौड़ा, उन्होंने एक बिल पेश किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल। उसमें क्या मांग की गई कि चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 543 सीटें होती हैं, तो 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और बाकी रेस्ट कैंडिडेट्स को कितना मिला? 67%। अब आपको पता है SC के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और ST के लिए 47 रिजर्व्ड है। तो उनमें भी क्या हुआ? 33% जो है महिलाओं को जानी चाहिए और 67% रेस्ट कैंडिडेट्स को जानी चाहिए। तो यह बिल सितंबर 12, 1996 में पेश किया गया और 9 मार्च 2010 को राज्यसभा के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया, लेकिन यह अभी भी लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में अभी इसको अनुमति नहीं मिली है। तो हमारी 16वीं लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 11% था और 17वीं लोकसभा के चुनाव जब 2019 में हुए तो उस समय महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 14% था। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो संसद है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लोकतंत्र की पहचान है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। यह लोकतंत्र की विशेषता है और एक अनिवार्य क्रिया भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत देश के सभी वयस्क मतदान कर सकते हैं। आर्टिकल 326 के अनुसार जो वयस्क हैं वो लोकसभा और विधानसभा में मतदान कर सकते हैं। सन 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मतदाता की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। इसका मतलब क्या है? जो 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो मतदान कर सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या होता है? हर मत का महत्व समान होता है। अगर कोई गरीब है तो यह नहीं है कि उसका जो मत है उसके मत का महत्व कम है, और अमीर व्यक्ति है तो उसके मत का महत्व अधिक है। अगर कोई मुसलमान है तो उसके मत का महत्व भी उतना ही होगा, और अगर हिंदू है तो उसके मत का महत्व भी उतना ही होगा। आप चित्र में देख रहे हैं कि जब लोग वोट डालते हैं तो सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। तो ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति आगे आ जाएगा और उसको वोट पहले देना दिया जाएगा और गरीब व्यक्ति बाद में वोट करेगा। तो सभी मतों का महत्व समान है और सभी मतों की गोपनीयता रखी जाती है। हमारे देश में जो चुनाव हैं वो 5 साल की अवधि में होते हैं और चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी होती है। तो हमें जब भी चुनाव होते हैं वोट डालने चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम वोट डालने क्यों जाएं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि चुनाव में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं वो वोट नहीं दे सकते, और जो मानसिक रोगी है वो वोट नहीं दे सकते। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, वो वोट नहीं दे सकते। अगर कोई अपराधी है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो वोट
नहीं डाल सकता। अगर किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता। अब चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है? जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों और उनकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। वह कभी जेल नहीं गया हो और वो मानसिक रोगी नहीं हो और वो दिवालिया नहीं हो, मतलब बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, 25 साल उम्र है, मानसिक रोगी नहीं है, दिवालिया नहीं है और जेल नहीं गया, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखता। अब आपको यह पता लग गया कि चुनाव में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो जब भी चुनाव होते हैं आप लोगों को जो भी 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको वोट डालना चाहिए और अपने नेता का चुनाव करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।